अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिग सोल ट्रेडर। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एंड आई टोल्ड यू कि इस क्वेश्चन में लॉस आएगा। ठीक है, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट दैट लॉस। इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम विद इट। तो हम आज क्या करेंगे, हम आज इसकी इनकम स्टेटमेंट साथ साथ बनाते हैं एंड वील सी दैट हाउ आर वी गेटिंग द लॉस इन इट, एंड इंशाल्लाह इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग आ जाएगी, दिस इज़ बिग्स इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, ये फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखा जाता है भाई, ये भी बता देते हैं। क्योंकि ये पूरे साल का आपको एक निचोड़ के आंसर दे रहा होता है कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन पे नहीं होता है। तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और इसका ईयर एंड 28 2017 है, एज कैन बी सीन इन द क्वेश्चन, 28 2017। अच्छा, वी आर गोना मेक 2 कॉलम्स। अभी हम 2 कॉलम्स वाली इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, दीज 2 कॉलम्स आर नॉट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए कॉलम यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो अभी भी यही समझते हैं कि ये डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। वी आर गोना स्टार्ट विद रेवेन्यू। और इस क्वेश्चन में जो हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, वी ऑल कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड रेवेन्यू आ रहा है 410,000। सो वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद इट। रेवेन्यू के साथ हमारे पास रिटर्न्स भी है, तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं। 410,000 रेवेन्यू आ गया, एंड देन वी हैव रिटर्न इनवर्ड्स, सामान वापस आ गया था। ठीक है, तो वी हैव रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स कितना है, रिटर्न इनवर्ड्स है 15,600। 15,600 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो जाके हमारे पास एक नेट सेल्स निकल के आएगी, विच इज़ 394,400। 394,400, दिस इज़ योर नेट सेल्स, जो बिल्कुल प्योर आपकी सेल्स है वो ये है। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ चलते हैं। वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक हेडिंग दे देंगे इसकी हम। वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह देते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर वी गोना स्टार्ट विद ओपनिंग इन्वेंट्री एज यूजुअल। तो आप लिखोगे इन्वेंट्री, और आगे ओपनिंग के बजाय हम डेट लिख देते हैं, डेट से ज़्यादा अच्छा स्पेसिफाई हो जाता है। इन्वेंट्री एट 1 March 2016। इन्वेंट्री एट 1 March 2016। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन के अंदर से मिलेगी, यहाँ से आएंगे एंड वी आर गोना लुक द होल थिंग। तो इन्वेंट्री हमें ये नज़र आ रही है, इन्वेंट्री है 24,050 की, यहाँ से इन्वेंट्री उठा के लिख देंगे 24,050। फिर परचेजेस आ जाएंगी इस साल जो इसने की होंगी। परचेजेस के बगैर तो फिर ये माल कैसे बेचेगा, तो 216,800 हमारी परचेजेस हैं। 216,800 परचेजेस आ गई, और उस परचेज़ में से फिर हम ऑब्वियसली कुछ सामान हमें नहीं समझ में आया, गलत सप्लाई हो गया था, तो 9550 का रिटर्न भी हो रहा है। ठीक है, जिसको हम परचेज रिटर्न्स कहते हैं। तो ये रिटर्न्स मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिए। इन 3 चीज़ों को मैं सॉल्व करूँगा, और इन 3 चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर बनेगा उसको आई राइट डाउन। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 24,050 प्लस 216,800 माइनस 9,550, तो ये आ रहा है 231,300। 231,300, 231,300। दोबारा लिख देते हैं इसको, 231,300, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इन्वेंट्री क्लोजिंग रह गई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में लिखी हुई है, विच इज़ 20,700। सो इन्वेंट्री क्लोजिंग हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे इसमें से। इन्वेंट्री एट 28 February, आप चाहो तो क्लोजिंग पे लिख लो, कोई मसला नहीं है। 28 February 2017। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी 20,700, 20,700। फाइनली अब जो आंसर निकल के आएगा वो मैं राइट हैंड पे ले जाऊंगा। ठीक है,
एंड नाउ आई विल हैव द ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, वंस आई हैव माई ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ? अब मैंने अदर इनकम्स चेक करनी है। क्वेश्चन में अदर इनकम्स हैं या नहीं वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम नोटिसिंग कि मेरे पास सिर्फ एक ही अदर इनकम है इसके अंदर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन इन द फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जब लिखी जाती हैं जब दो तीन अदर इनकम्स हो ना, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं डायरेक्टली 18,000 को बराबर में ले जाता हूँ यहाँ से, ताकि फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगी। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव डन। एग्जामिनर को मैंने शो भी कर दिया यहाँ पे कि भाई 15,000 था और 3,000 अक्रूड था, तो वो हमने ऐड कर दिया है। So it becomes 201,800. Let me properly write it down. 201,800. अकाउंटिंग में फिगर्स को, नंबर्स को बहुत क्लियरली लिखना पड़ता है। अगर हल्की सी भी राइटिंग ऊंच नीच होती है तो फिर इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल। कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं फिर, ठीक है। एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं आप। अच्छा जी, एक्सपेंसेस की तो बहुत बड़ी लिस्ट है भाई। एक्सपेंसेस में वी आर गोना स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ गया। इसकी वैल्यू आ रही है 71,000, क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद फिर इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंश्योरेंस है 6,800 और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 10,200। 10,200। इलेक्ट्रिसिटी के बाद स्टाफ सैलरीज़ की तरफ चलते हैं। स्टाफ सैलरीज़, और स्टाफ सैलरीज़ की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 59,700। 59,700। सर आप यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें से याद है भाई 8,000 रुपये हमने बिग को दिए थे, वो इसमें आ गए थे, यहाँ से निकाल देंगे। तो एक्चुअल में जो स्टाफ सैलरीज थी वो कहाँ थी? दे वर स्टैंडिंग एट 51,700। किसी को नहीं याद आ रहा तो पिछली वीडियो में देख सकता है वो। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 2 ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वॉज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अच्छा, स्टाफ सैलरीज के बाद हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है 27,500। तो वी आर गोना राइट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट आ गई और एडवर्टाइजमेंट इज़ 27,500। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ वी हैव जनरल एक्सपेंसेस। वी हैव जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यूएशन आ रही है 14,600 प्लस 5,000। 14,600 प्लस 5,000। वो सब हमने पिछली वीडियो में सब कुछ नोट बनाए हुए हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एक और स्क्रीन पे भी खुला हुआ है क्वेश्चन, तो मैं वहाँ से देख देख के लिख रहा हूँ। 14,600 में हमने 5,000 ऐड करके लिख दिया है। कहाँ पे है क्वेश्चन में, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे है जनरल एक्सपेंसेस। हमने नोट्स, इसीलिए नोट्स हम पहले बना देते हैं। अच्छा, सो 14,600 5,000 ऐड हो गया, 19,600 हो गया। लाइंस कम पड़ गई हैं, लाइंस को अभी दोबारा बना लेंगे, लाइंस का मसला नहीं है। डिप्रिसिएशन पे आ जाते हैं। डिप्रिसिएशन भी थी हमारे पास इस क्वेश्चन में। और डिप्रिसिएशन की अगर बात की जाए तो वी हैड डिप्रिसिएशन ऑफ 3 थिंग्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सबसे पहले तो हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी की थी, राइट। लीज होल्ड बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन आ रही थी। लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद वी हैड डिप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिक्सचर्स।
और शॉप फिक्सचर्स के साथ साथ हमारे पास डेप्रिसिएशन थी कंप्यूटर इक्विपमेंट की। कंप्यूटर इक्विपमेंट। सो लीज होल्ड की डेप्रिसिएशन वाज 45 एंड देन फॉलोड बाय 4800 एंड देन फॉलोड बाय 5400। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन के साथ साथ फिर हमने लोन इंटरेस्ट भी लिखना था, लॉस ऑन डिस्पोजल भी था। लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर आप सिर्फ डिस्पोजल लिख दो जब भी अंडरस्टूड एक्सपेंस में डाल रहे हो तो वो लॉस है। सो डिस्पोजल का लॉस हमारा 6000 है, राइट? यस, इट्स 6000। डिस्पोजल का लॉस भी आ गया, और डिस्पोजल के लॉस के साथ साथ हमारे पास लोन इंटरेस्ट है, बैड डेट है। लोन इंटरेस्ट हमें देना था, बैड डेट हमारे पास था। लोन इंटरेस्ट वाज 48, बैड डेट ये लिखा हुआ लेफ्ट पे पॉइंट नंबर 8 में 2500, और फाइनली हमारे पास इंक्रीज़ इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी था जो कि 500 का आ रहा था। बस हो गया। तो हम बोलेंगे इंक्रीज़ इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। एक्सपेंसेस की लिस्ट मैंने रेडी कर ली है और अब हम एक्सपेंसेस की लिस्ट को टोटल करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 215,300। हमारे पास एक्सपेंसेस पूरे आ रहे हैं 2,15,300 के। ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये सब ब्रैकेट होने जा रही है वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट से। 201,800 में से जब आप 215,300 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा वो, विच इज़ 13,500, और इसको हम बोलेंगे ये हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है। दिस इज़ दी लॉस ऑन डिस्पोजल, नहीं सॉरी, लॉस फॉर द ईयर है, लॉस फॉर द ईयर। डिस्पोजल का लॉस ऊपर चला गया था ना गाइज, ये लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ गया। इसको ख़त्म कर देते हैं पूरा। इनकम स्टेटमेंट हमारी ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से वी आर गोना मेक द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना। अब 3 कॉलम्स की होगी, स्टार्टिंग विद दी नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, पे टोटल एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास, और टोटल एसेट्स के बाद फिर हम सेकंड पार्ट पे उसके चले जाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम कहाँ बनाएं? बिकॉज इनकम स्टेटमेंट ने हमारी काफ़ी जगह ले ली है। सो लेट्स मेक द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं और उसके ऊपर इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। बिक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप नोट करना एक चीज़, बिक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, इसमें अब ये नहीं बोलते फॉर द ईयर। फाइनेंशियल पोजीशन आप बताते हो एक दिन के क्या हालात हैं, वो कौन सा दिन है? 28 फरवरी 2017, 28 to 17। ठीक है, इस बात का बड़ा ख्याल करना है। तो वी हैव 3 कॉलम्स फॉर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके लिए 3 कॉलम्स बना लेते हैं। द फर्स्ट कॉलम गोज लाइक दिस, सेकेंड गोज लाइक दिस, एंड द थर्ड कॉलम गोज लाइक दिस। उसके बाद एक लाइन यहाँ भी बना लेते हैं। सफाई से काम होगा, ज़रा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, और क्या। एग्ज़ाम में तो लाइनें बनी हुई आती हैं, ठीक है, लेकिन ख़ुद भी बना लो, ज़रा मेहनत कर लो थोड़ी, कुछ नहीं होगा। मेहनत करने से कतराना नहीं चाहिए, क्यों? सो वी हैव 3 कॉलम्स, और ये वैल्यूज़ के कॉलम्स हैं। मैं भी इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि इसमें क्या करना है हमने। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ जिससे हम स्टार्ट लेंगे दैट विल बी द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो आप सबसे पहले एक हेडिंग दे दो कि हमें इस बिज़नेस के क्या लिस्ट डाउन करने, नॉन करंट एसेट्स। कौन से वाले एसेट होते हैं भाई नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स सर वो वाले एसेट्स हैं जो अपनी वैल्यू नहीं चेंज करते विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। आसान अल्फाजों में, दे रिमेन फिक्स थ्रू आउट
दी अकाउंटिंग पीरियड, ये बड़े बड़े आइटम होते हैं जिनकी वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशंस नहीं आती। जैसे मोटर व्हीकल हो गया, प्रेमिसेस हो गया। अब एक गाड़ी ले ली एक बिज़नेस ने, वो उसको यूज़ करेगा, एटलीस्ट 1 साल तक तो यूज़ करेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना हर हफ्ते नई गाड़ी आ रही है, हर हफ्ते गाड़ी चेंज हो रही है। तो ये बड़े बड़े एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, प्रेमिसेस है, मशीनरी है, ये वो वाले एसेट्स हैं जो नॉन करंट कहलाते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स इस क्वेश्चन के अंदर कौन से हैं, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा आपने सवाल किया। तो लीज होल्ड बिल्डिंग्स हमें सबसे पहला याद आ रहा है, तो वी विल राइट लीज होल्ड बिल्डिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, लीज होल्ड बिल्डिंग्स। अब सुनना ज़रा मज़े की बात, जब आप लीज होल्ड बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन यहाँ पे लिखोगे बैठ के, तो आप पता है क्या करोगे, आप सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में, जो सबसे पहला वाला कॉलम है, उसमें आप उसकी लिखोगे कॉस्ट, कीमत कितने का था वो ओरिजिनली। फिर आप सेकंड कॉलम में उसकी लिखोगे टोटल डेप्रिसिएशन, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट जमा करने को बोलते हैं ना भाई। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी वाली डेप्रिसिएशन हो गई, जो जमा हुई हुई डेप्रिसिएशन है सारी, उसकी उस एसेट की सारी डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी। एंड देन फाइनली वी हैव दी नेट बुक वैल्यू। क्या है उसके बाद हमारे पास नेट बुक वैल्यू आती है, जिसको हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं कि जिसकी मार्केट में क्या वर्थ होगी। तो फॉर दिस टाइप ऑफ एसेट, जो हमारे पास एसेट है लीज होल्ड बिल्डिंग्स, आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो इसकी कॉस्ट हमें दी हुई है $90,000। ठीक है, लिख दी। उसके बाद इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकलेगी, लेट मी शो इट टू यू। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगी कि तुम्हारे पास लीज होल्ड बिल्डिंग की कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, कॉस्ट तो ये रही 90,000, नज़र आ गई होगी। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम था। ठीक है, तो लीज होल्ड बिल्डिंग की जो पुरानी डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में ओरिजिनली गिवन थी वो थी 13,500। मतलब जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उस वक्त उसका साल का शुरू का दिन था, तो वो 13,500 से बिल्डिंग की वैल्यू ऑलरेडी गिर चुकी थी पिछले कई सालों में, जितने साल से भी वो बिल्डिंग इसके पास थी, बिग के पास। और इस फाइनेंशियल ईयर में जिसको हम डील कर रहे हैं राइट नाउ इन द क्वेश्चन, इसमें मज़ीद इसकी 4,500 से वैल्यू गिर गई। तो ऑल टुगेदर इसकी कितनी वैल्यू कम हो गई है, 13,500 प्लस 4,500 कर लो तो ये होता है 18,000 बनता है। मेरी कमज़ोर मैथ के हिसाब से 18,000 बन रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 18,000 को लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर शो कर देंगे कि भाई 90,000 की चीज़ में से 18,000 क्या हो चुका है, जा चुका है, ख़त्म हो गई, इसकी वैल्यू गिर चुकी है। आज हमारे हिसाब से मार्केट में इसकी वैल्यू 72,000 है। सर 72 कहाँ से आ गया सर, ये कहाँ से आया सर, ये तो क्वेश्चन में कहीं नहीं है सर। अरे भाई इसमें से ये माइनस किया है तो ये बच गया, सिंपल। थोड़ा सा अल्लाह मियाँ ने दिमाग दिया है ना, इस्तेमाल करें ना उसको, बचा के रखेंगे क्यों, यूज़ इट, यूज़ इट। अच्छा, दूसरा जो एसेट अब हमारे पास है वो है शॉप फिक्सचर्स का। अब आप लोग खुद देखो और ख़ुद बताओ क्या वैल्यूज़ आएंगी। वी हैव शॉप फिक्सचर्स, और शॉप फिक्सचर्स के अंदर क्या सीन हो रहा है, शॉप फिक्सचर्स की जो हमारे पास कॉस्ट है वो 32,000 आ रही है। ठीक है, 32,000 क्यों आ रही है सर, सवाल में तो ये नहीं लिखी हुई सर, आप गलत लिख रहे हैं सर। मैं सही लिख रहा हूँ बिल्कुल, 32,000 इसलिए हो रही है क्योंकि हमने बीच में कुछ शॉप फिक्सचर्स ख़रीद लिए थे, रिमेंबर। तो 24,000 कॉस्ट नहीं है, अब कॉस्ट 32,000 है। इस साल हमने मज़ीद कुछ शॉप फिक्सचर्स बाय किए। 32,000 में से क्या करोगे तुम, 32,000 में से तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी भी निकाल लो खुद और चेक कर लो। 18,000 इत्तफाकन आ रही है, सेम, इट्स नॉट ऑलवेज सेम फॉर एवरी एसेट, यहाँ पे इत्तफाकन सेम आ रही है। मैं चेक भी करा देता हूँ, काउंटर चेक कर लेते हैं इसको। ये आ गए हम शॉप फिक्सचर्स के ऊपर वापस। शॉप फिक्सचर्स की जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में थी वो थी 14,000। ठीक है, और यहाँ आ गई 4,800, तो ये हो गई 18,800। ओह सॉरी, आई रोट 18,000 ओवर हियर, 18,800 हो गई, सही है। तो ये हो गया 18,800। ओके, अच्छा 18,800 के बाद पहले मुझे लग रहा था 18,000 ही है, देखा काउंटर चेक करने के फ़ायदे क्या होते हैं, कैसा। 18,800 के बाद अब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे और 13,200 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फिर लास्ट वाले पे आते हैं। जो तीसरा हमारे पास नॉन करंट एसेट हमें नज़र आ रहा था वो है कंप्यूटर इक्विपमेंट। क्या है वो, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ सेम चीज़ आप रिपीट करो। अब आप ख़ुद देखो, ख़ुद वैल्यूज़ को जज करो। गलत आ रही हैं तो मुझे ईमेल कर देना, सर आपने गलत कर दिया है। ईमेल आईडी मेरी
इसी पेज के उस पर मेंशन हुई हुई है, ठीक है। ये 47,400 बन रहा है और 12,600, 12,600 मार्केट वैल्यूज़ आ गई। नाउ व्हाट टू डू, अब कुछ नहीं करना, अब नेट बुक वैल्यू को टोटल करके लिख दो 97,800। अगर बहुत अच्छा पेपर करना चाह रहे हो ना तो इसको भी प्लस करके लिख दो, इसको भी प्लस करके लिख दो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे टोटल कॉस्ट 182,000 बन रही थी और टोटल डिप्रिसिएशन 84,200 बन रही थी, सब चीज़ों की मिला के, और जो नेट बुक वैल्यू आ रही है वो ये बन रही है। 182,000 के नीचे आप डैश लगा दो, ख़त्म कर दो इसको। डैश लगाने का मतलब ये अब ये वैल्यू का नीचे कोई काम नहीं है, ख़त्म, ठीक हो गया। लेकिन 97,800 के साथ नीचे लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमें करंट एसेट्स भी ऐड करने हैं इसके अंदर। अभी तो ये नॉन करंट है ना सिर्फ। अब आते हैं करंट एसेट्स की तरफ, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप करंट एसेट्स की। वी आर गोना पुट द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं भाई? सर मैं बताऊं? जी बताओ। जिसमें करंट होता है भाई, वाह। करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स हैं जिनकी वैल्यूएशन या जिनकी वैल्यूज़ एक साल के अंदर फ्लक्चुएट होते रहेंगी, चेंज होते रहेंगी, या फिर जिनके अंदर उतार चढ़ाव आता रहेगा, या फिर ये वो वाला एसेट है जो आपने रीसेल करने के लिए लिया हो, जैसे कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप लाते ही इसलिए हो कि आप बेचोगे और प्रॉफिट कमाओगे, तो इन्वेंट्री हमारा सबसे पहला करंट एसेट है जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और सर कौन सी इन्वेंट्री लिखेंगे इसके ऊपर अभी बहस कर लेते हैं, मसला नहीं है कोई। इन्वेंटरी सर ओपनिंग क्लोजिंग कौन सी लिखें? दोनों लिख दें सर, मैं तो कह रहा हूँ दोनों लिख दें सर। सर दोनों का एवरेज निकाल के लिख दें। सर एक काम करें, दोनों को डिवाइड करा के लिख दें। सर मल्टीप्लाई करा के भी लिख सकते हैं। ये सब सवालात हम सुन चुके हैं अभी तक भाई। लॉजिक ये कहती है कि जिस तारीख का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट किस चीज़ की है ये? फाइनेंशियल पोजीशन की। फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं माली हालात। तो इस बंदी के माली हालात 28 फरवरी को क्या थे वो बताना है हमें यहाँ। तो इन्वेंट्री 28 फरवरी वाली लोगे ना, क्लोजिंग लोगे, ओपनिंग क्यों लोगे? राइट, दैट्स हाउ यू लुक। तो अक्सर लोग कहते हैं भाई क्लोजिंग ही जाएगी। नहीं भाई, हर वक्त क्लोजिंग नहीं जाती। अगर मैंने आपको बोल दिया भाई ओपनिंग बैलेंस शीट बना के 2 साल की शुरू की, तो फिर आप सारे बैलेंसेज ओपनिंग वाले लोगे, क्लोजिंग वाले थोड़ी लोगे। एनीवेज, बैक टू द क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी थी? 20700 थी जहाँ तक मुझे याद है। तो ये 20700 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स पे, ठीक है। पहले मैं ये सारे लिख देता हूँ यहाँ पे। इन्वेंट्री के बाद हम लोग लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद हम उसमें से क्या दिखाते हैं? उनका प्रोविज़न दिखाते हैं, ठीक है, कि प्रोविज़न कितना हमने इसमें से निकाला हुआ है। तो हम उसकी भी हेडिंग दे देंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद हम लिखेंगे हमारे बैंक कैश में जो पैसे पड़े हुए हैं, वो इस सवाल में बिल्कुल हैं, तो बैंक आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो लाइन छोड़ो, चाहो तो लाइन ना छोड़ो। और बैंक के बाद क्या है? फिर अदर रिसीवेबल्स आ जाएंगे। अदर रिसीवेबल्स के अंदर फिर हम अपनी प्री पेमेंट्स और वो जो भी था वो चेक करते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? सर 34,500 क्वेश्चन में लिखी हुई है, लेकिन तुम्हें याद है 34,500 में से हमें थोड़ा सा नुकसान हो गया था, बैड डेट हो गया था। एक बंदे ने मना कर दिया था मैं पैसे नहीं दूंगा। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो हम टॉपिक में देख लेंगे। जिसको नहीं पता वो फिर मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे डाल दूंगा, बैड एंड डाउटफुल डेट्स की वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो 32,000 के हैं हमारे रिसीवर्स। कितने के हैं? 32,000 के। 32,000 रिसीवेबल्स हैं और उसमें से हमें डाउट हो रहा था 1600 का। वो 5% निकाला था ना, 5% था, पता नहीं कितना परसेंट था, शायद जितना भी था चेक कर लेते हैं। वो डाउट यहाँ पे था, 5% का निकाला था हमने, ठीक है। तो 1600 का हमारा डाउट था, 1600 डाउट हो गया हमारा। अब हम इसमें से सबट्रैक्ट करें। सर आप ये फर्स्ट कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा ये रिसीवेबल्स का फाइनल वैल्यू नहीं है ना अभी। रिसीवेबल्स मतलब जो पैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे लोगों से मिलेगा, तो ये तो मिलना ही नहीं है, इसमें से ये माइनस करा दिया। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मिलेंगे, लेकिन बैड सीन नहीं हो गया कि हमें डाउट भी हो गया। तो अब जो वैल्यू बचेगी वो मैं यहाँ लिखूँगा। सेकंड कॉलम में मैं अपने करंट एसेट्स लिखूँगा, लेकिन जिस करंट एसेट में मुझे वर्किंग करनी होगी मैं पिछला कॉलम यूज़ कर लूँगा वर्किंग करने के लिए, और वैल्यू फिर बराबर में ले जाऊँगा।
तो 32,000 में से मैंने 1600 माइनस किया तो मेरा आंसर बचता है 30400। मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे 30400। इसीलिए मैंने ये लाइन छोड़ी थी, ये वही लाइन इसीलिए छोड़ी थी। अगर आप आंसर बराबर में लिखना चाहते हो यहाँ लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो फिर आप बैंक को ऊपर शिफ्ट कर देना, यहाँ पे बैंक लिख देना, ये लाइन आपकी स्पेस बच जाएगी अगर आपके पास स्पेस कम है तो, ठीक है, नो इशूज़। 30,400 के बाद अदर रिसीवेबल्स हैं, बैंक हैं। बैंक में भी हमारे 12,500 हैं, चेक कर लीजिएगा क्यों है क्या है, क्योंकि हमने उसमें से कुछ ख़रीदा था तो पैसे माइनस कर दिए थे। और अदर रिसीवेबल्स में हमारे पास 3,000 चला जाएगा, वो जो रेंट रिसीवेबल हमारा अक्रूड था ना वो। आई बिलीव आई हैव रिटन ऑल ऑफ द करंट एसेट्स एज पर माई नॉलेज। देख लेंगे बाद में, अगर कुछ रह गए हैं बैलेंस नहीं होगी समझ में आ जाएगा खुद ही। अब ये आंसर बनता है 66,600। कितना बन रहा है? 66,600 बन रहा है। नॉन करंट एसेट्स मेरे कितने थे? 97,800 के थे। करंट एसेट्स मेरे कितने हैं? 66,600 के हैं। आई विल ऐड देम बोथ। आंसर बन जाएगा 164,400। क्या बन जाएगा? 164,400, क्योंकि नॉन करंट और करंट एसेट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा बाकी तो कोई एसेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसको नाम क्या देंगे? टोटल एसेट्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? टोटल एसेट्स का। हमने क्या निकाल लिए? हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पहला पार्ट कर लिया, टोटल एसेट्स हमने निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हो रही है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आती ना बैलेंस शीट बनानी, वो इससे कर सकते हैं, इससे सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमें अब क्या क्या रह गया भाई? लाइबिलिटीज़ रह गई हैं, कैपिटल रह गया, बस ये दो ही चीज़ें रह गई हैं। तो वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद, पहले एक हेडिंग दे देते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम कुछ लोग लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ लिखते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की हेडिंग देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। किसकी? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की। कलर चेंज कर लेते हैं, हेडिंग ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगी। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, ठीक हो गया। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर अब क्या करना है? नाम ही बता रहा है आपको, पहले कैपिटल लिखना है। आओ लिख लेते हैं। वी आर गोना स्टार्ट विद कैपिटल। अब कैपिटल कितना है? क्वेश्चन में गिवन है सर कैपिटल, तो सर लेकिन क्वेश्चन में तो 1 मार्च 2016 का कैपिटल गिवन है। ज़रा गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। सर कैपिटल जो गिवन है क्वेश्चन में वो तो 1 मार्च 2016 का है। अब ये तो आपकी बात से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। आप कह रहे थे हम स्टेटमेंट जिस डेट की बनाते हैं उस डेट की चीज़ें लिखते हैं, तो अब आप ओपनिंग कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? आप तो पकड़े गए, गलत समझा रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत नहीं समझा रहा भाई, ऐसा नहीं है। सुनो, गौर से सुनो। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, पहली बात तो ये। तो सर नहीं लिखे ना आप? नहीं बेटा, क्लोजिंग कैपिटल हम खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मुझे एक बात बताओ, तुमने एक कारोबार शुरू किया, ठीक है, यू स्टार्टेड अ बिज़नेस, उसमें तुम्हें 100 रुपये, यू इन्वेस्टेड 100 इन इट, अब जो भी है $100, ₹100, 100 जो भी है ये, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड यू हैड अ प्रॉफिट ऑफ 40 का प्रॉफिट हुआ, एंड यू टुक ₹10 या $10 ड्यूरिंग द ईयर फॉर योर ओन यूज़। तो बाय द एंड ऑफ द पीरियड तुम्हारे पास क्या बचेगा? इन्वेस्टमेंट कितनी बचेगी? तो सर आप बोलोगे सर 100 तो मैंने इन्वेस्ट किए थे, 40 और आ गए, तो ये 140 हो गए, और 10 मैंने निकाल लिए थे तो वो मैं माइनस कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो 130 बचे। ये आपका साल के एंड का कैपिटल है, कैपिटल चेंज हो गया आपका। आप बोलेंगे सर मैंने तो 100 ही इन्वेस्ट किए थे, 130 कैसे हो गए? तो बेटा प्रॉफिट हमारा कैपिटल को बढ़ा देता है ना, प्रॉफिट भी तो हमने ही कमाया है मेहनत करके। समझ में आ रही है बात? प्रॉफिट इंक्रीजेज योर कैपिटल, ड्राइंग्स इज़ अ कॉन्ट्रा ऑफ कैपिटल। कॉन्ट्रा, ड्राइंग्स इज़ अ कॉन्ट्रा ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स कैपिटल को खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाता है, इसी तरह ड्राइंग्स आपके कैपिटल को खा जाती है। सिंपल। ओ अब समझ में आई ना सर? क्लास में तो आप समझाते ही नहीं हैं ऐसे। देखो कैपिटल की वैल्यू उठाएंगे और सिंपली लिख देंगे विच इज़ 100,000 इन दिस केस। हमने यहाँ पे उठाया और 100,000 लिख दिया है। अब वही वाला सीन जो मैंने एग्जांपल दी थी, हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे और ड्राइंग्स माइनस करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट फॉर द ईयर तो है नहीं, तो हम लिख देंगे लॉस फॉर द ईयर। कोई बात नहीं, हो जाता है कारोबार। वो कारोबार ही नहीं है जिसमें नुकसान ना हो। क्यों? तो हमने बिग भाई को, बिग बहन को हमने कंसोल करने, कोई बात नहीं, अगले साल छक्का लगा देना।
कैपिटल आ गया, लॉस फॉर द ईयर आ गया और ड्राइंग्स आ जाएंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ड्राइंग्स को एक स्पेस छोड़ के भी लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ के कैलकुलेशन के बाद, बल्कि हम भी यही कर लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ड्राइंग्स यहाँ नहीं लिखेंगे, हम ड्राइंग्स को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दीज आर माई ड्राइंग्स। सो कैपिटल वॉज 100,000। 100,000 के बाद 13,500 का मुझे था नुकसान, 13,500 का मुझे हुआ था लॉस। उस लॉस के बाद जो मेरा कैपिटल बचा था बेचारा कम हो गया था, 86,500 हो गया। देखा, मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। और उसके बाद मज़ीद बिक ने 17,500 की ड्राइंग्स की हैं, 17,500 मज़ीद इसका कैपिटल कम हो गया। इसको तो बड़ा सेटबैक हुआ होगा इस बिज़नेस के बाद। कितना बचा बेचारी के पास? सिर्फ 69,000 बचा 1 लाख में से। सैड लाइफ। अच्छा सर, हो गया कैपिटल का सीन। अब क्या बचा? हेडिंग में से लाइबिलिटीज़ बची। कैपिटल निकाल लिया ना 3 चीज़ों को करके, अब लाइबिलिटीज़ बची। तो आ जाओ जी, लाइबिलिटीज़ 2 किस्म की होती हैं, नॉन करंट और करंट। इस क्वेश्चन में नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। सर आप गलत कह रहे हैं। सर नॉन करंट लाइबिलिटी है सर, बैंक लोन है सर, उस पर इंटरेस्ट दिया है सर हमने। बेटा, बैंक लोन इज़ अ नॉन करंट लाइबिलिटी, बट इट डिपेंड्स, ठीक है। इट डिपेंड्स, क्या ये नॉन करंट लाइबिलिटी है या नहीं, इट डिपेंड्स। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रीपेमेंट कब हो रही है, लोन वापसी कब करना है। नॉन करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? ये वो पैसा होता है जो एक अकाउंटिंग ईयर के बाद वापस देना है, कम से कम 12 महीने का टाइम है, उसके बाद वापसी होगा। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लोन के साथ क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लोन के साथ लिखा हुआ है रीपेबल 31 दिसंबर 2017। आप कर रहे हो फेबररी का क्वेश्चन सॉल्व। फेबररी 17 के बाद दिसंबर 17 में महीने कितने रह गए? कोई मेरा ख्याल 10 महीने रह गए या 9 महीने रह गए। तो आपको तो अभी वापस करना है फ़ौरन, अगले अगले 9-10 महीनों में। तो ये तो करंट लाइबिलिटी हो गया ना, नॉन करंट थोड़ी होगा ये। तो इस क्वेश्चन में नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। वी आर गोना जस्ट गिव वन हेडिंग राइट नाउ, और वो हेडिंग क्या होगी? करंट लाइबिलिटीज़ की। चलो, एक जगह तो हमारी मेहनत बच गई थोड़ी सी। करंट, वरना ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है जी, हेडिंग आ गई। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद माई ट्रेड पेबल्स। जिंदाबाद। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आएंगे। ट्रेड पेबल्स के बाद आई विल राइट 8% बैंक लोन रीपेबल। 8% बैंक, पूरा पूरा बताना होता है कौन से लोन की बात हो रही है। तो ये 8% बैंक लोन की बात हो रही है, ठीक है। और चाहो तो लिख देना रीपेबल, और चाहो तो ना लिखो, तो मैं नहीं लिख रहा। और फिर फाइनली अदर पेबल्स आ जाएंगे, जिसमें मेरे अक्रूवल्स थे, अक्रूड एक्सपेंसेस मेरे मौजूद थे। एक मेरे ख्याल से वेजेस अक्रूड थी, और लोन का इंटरेस्ट अक्रूड था। 4800 का लोन का इंटरेस्ट था, और कोई वेजेस या कुछ कोई एक जनरल एक्सपेंस था, बल्कि 5000 का अक्रूड था, वो आ जाएगा। आई हैव दीज 3 वैल्यूज़ नाउ, आई एम गोना पुट देम डाउन इन द सेकेंड कॉलम अगेन। तो 25,600 मेरे ये हो गए। उसके बाद बैंक लोन की वैल्यू है 60,000, क्योंकि लोन तो पूरा ही वापसी होगा ना यार, आधा वापसी करोगे क्या है, ऐसा नहीं करो। और 9,800 ये बनता है। इसको टोटल करके बराबर में ले जाते हैं। और ये वो टाइम होता है एग्जामिनेशन के अंदर जब आपका हाथ कपकपा रहा होगा और आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी, क्योंकि आपको टेंशन होगी कि मेरा बैलेंस शीट बैलेंस होती है नहीं होती। तो आप जल्दी से टाइप करके बस इज इक्वल्स टू दबाओ और चेक करो कि क्या आपका आंसर 164,400 आ रहा है, नहीं आ रहा। भाई हमारा तो आ रहा है, हमें टेंशन नहीं है। लेकिन हम जब स्टूडेंट थे ना, हमें भी बहुत टेंशन होती थी। तो आई एम नाउ डन विद द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इन वीडियोस के थ्रू अकाउंट्स आसान बना दूँ, इंटरेस्टिंग बना दूँ, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है, थोड़ी सी बातें इधर उधर की भी हो जाती हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे। वरना वही बोरिंग लेक्चर हो जाएगा सारा का सारा, मज़ा नहीं आएगा। तो अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। मेरी इससे मोटिवेशन होगी कि भाई मैं और फिर टॉपिक्स पे वीडियोस बना के डाल दूँगा। और सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि मुझे तो खैर कुछ नहीं होगा इससे, आपको वो मिल जाएंगी क्या नोटिफिकेशंस, क्या होता है, बेल आइकन दबाएं तो आपको पता चल जाएंगी जो भी वीडियोस होंगी टॉपिक्स की, फिर आप देखते रहें उसको। ठीक है जी, चलें जी, इंजॉय करें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।